हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दीपक एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वो तेजपुर कहकर एक गांव में रहा करता था। दीपक मिल्क डेयरी ये गांव की सबसे मशहूर डेयरी थी, जिसका मालिक दीपक था। पूरे गांव में सिर्फ दीपक के पास ही 7 गाय होती हैं, जिन्हें वो अपने घर के आंगन के तबेले में रखता और बड़े ही प्यार और स्नेह से उनकी देखरेख करता। वो बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार करता, जिससे उसका छोटा बेटा ऋषि कभी-कभी गुस्सा भी हो जाता। अरे चलो मेरे बच्चों, अब तुम्हारे खाने पीने का समय हो गया है। आज तो गुड़ खल्ली लाया हूं मैं, और खूब सारा चारा भी। दीपक अपनी गायों को चारा खिलाता है, तभी वहाँ पर ऋषि आ जाता है। जाओ पापा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जब देखो तब अपनी सातों गायों से ही प्यार करते हो। मुझे तो खाना खिलाने पर आपकी जान निकल जाती है और इन लोगों को बड़े ही प्यार से खिलाते हो। कट्टी। अरे मेरे औने पौने शेर, इतना गुस्सा करेगा तो सिर पर पीपल का पेड़ उगाएगा। चल, आज मैंने तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। सुबह जाकर तेरे पसंदीदा गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लाया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? ये धन्यवाद पापा। दीपक अपनी 7 गायों के दूध से दही, पनीर, मक्खन, चीज, मावा और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डेयरी पर बेचता और पैसे कमाता। वो अपनी गायों की पूजा आराधना भी किया करता। अरे रामा, आरती की थाली तो दो। जी ये लीजिए। दीपक अपनी गायों का तिलक करके उनकी आरती भी उतारता है। वो उनकी खूब इज्जत करता और उन्हें लाड प्यार से पालता। गांव के एक सरपंच के घर पर ही दीपक के डेयरी से दूध जाता और सरपंच विक्रमजीत सिंह उसकी खूब प्रशंसा भी करता। विक्रमजीत की बूढ़ी माँ सुलोचना भी दीपक को खूब मानती। दीपक बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। अपनी गायों की इतनी सेवा करते हो, उन्हें इतना प्यार से पालते हो। तुम सही मायने में एक गौ रक्षक हो। गौ माता की पूजा करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। जी माता जी, मैं जानता हूँ, ये सब मेरे मन की श्रद्धा और आस्था है। दीपक की सारी गायें बहुत ही दुधारू थीं, जिस कारण वो बहुत ही अच्छा और तंदुरुस्त कर देने वाला दूध देती और इसी वजह से गांववासी दीपक की डेयरी से सामान खरीदना पसंद किया करते। अरे भाई दीपक भाई, मुझे पनीर और मावा देना 2-2 किलो। अरे तुम्हारे दुग्धालय में मिलने वाला हर एक पदार्थ बहुत फ्रेश और स्वादिष्ट होता है। सच में मुझे तो तुम्हारा दुग्धालय ही नंबर 1 लगता है। मुझे 2 बड़ी मक्खन की टिक्कियां चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए। दीपक शाम में तबेले में धूप जलाता ताकि मक्खी मच्छरों से गायों को कोई परेशानी न हो। अब तुम आराम से सो पाओगे और मक्खी मच्छर तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा भी नहीं पाएंगे। दीपक इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन कोई होता है जो दूर से ही तबेले पर दूरबीन से नजर रखे हुए होता है। वो एक गांव का ही चोर अजहर होता है। इस दीपक की इन 7 गाय को तो मैं चुरा कर ही रहूंगा, क्योंकि इनसे ही तो मुझे पैसा मिलेंगे। इनका अच्छी तरह बंटवारा करके इन्हें मोटी रकम के दाम में दूसरे गांव में बेचूंगा। इनसे तो मैं माला माल ही हो जाऊंगा। गांव में किसी के पास इतनी गाय नहीं थी जितनी कि दीपक के पास थी, और अजहर की नजर उन 7 गायों पर थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो उन गायों को चुरा ले, और अपने मकसद को अंजाम देने के लिए वो गायों के लिए मेले के दिन का इंतजार करता है। पता नहीं कब मेले का दिन आएगा। गांव में जब मेला लगेगा तभी दीपक, उसका परिवार और सभी गांव वाले मेले में जाएंगे। उस दिन पूरा गांव सुनसान हो जाएगा और तब मुझे दीपक की 7 गायों को चुराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेले का दिन आता है और पूरा गांव मेले में जाता है। तभी अजहर दीपक की 7 गायों को चुराने के लिए आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि तबेले में एक भी गाय नहीं है। अरे नहीं, यहाँ पर तो एक भी गाय नहीं है। यहाँ तक कि गांव के किसी भी घर में गाय नहीं है। लगता है मेले में सभी अपनी अपनी गायों को भी ले गए हैं। कुछ प्रदर्शन कार्यक्रम होगा लगता है। इतना सुनहरा मौका था, अब वो भी मेरे हाथ से चला गया। अजहर खाली हाथ वहां से चला जाता है।
अजहर दिन रात बस उन गायों को कैसे चुराऊं यही सोचता रहता है। दीपक अब अपनी डेयरी को और भी बड़ा करने की सोच रहा था और वो उसके लिए 2 और गायों को खरीद लाता है। जिसके बाद, दीपक जी, अब हमारे पास 9 गाय हो गई हैं। कितनी अच्छी बात है ना। भगवान करे हमारा कारोबार यूं ही अच्छा चलता रहे, गौ माता का आशीर्वाद रहे और आशीर्वाद से हम चैन से 2 वक्त की रोटी खा पाए। हाँ, और हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमारे पास 9 गौ माताएं हैं। मैंने स्कूल में अपने सभी दोस्तों को बता दिया है कि मेरे पापा की अब और भी बड़ी डेयरी होने वाली है। सभी जल जल के राख हो रहे थे। अरे मेरे औने पौने शेर, तू भी ना क्या करता है? जलन ये बहुत ही गलत भाव है। ये इंसान को बुरा बना देता है, इसलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करना। तू दीपक चौबे का बेटा है। यस पापा। दीपक अपनी डेयरी को और भी बड़ा बना देता है। वहीं अजहर के मन का लालच अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी 7 नहीं बल्कि 9 गाय हो गई थी। 7 नहीं, अब तो 9 गायों को मैं अपना शिकार बनाऊंगा और वो जल्द ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दीपक की सारी गायों को चुरा कर ही रहूंगा। अजहर उन 9 गायों को चुराने के लिए खूब प्रयास करता है, लेकिन हर बार असफल रह जाता है। फिर एक दिन, बस बहुत हो गया। अब मैं आस पड़ोस वालों से नहीं डरूंगा। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी हमेशा मेरे हाथ खाली ही रहते हैं। अब सारी मेहनत मशक्कत गई भाड़ में। मुझे तो अभी बस वो 9 गाय चाहिए और मैं अब उन्हें किसी भी हाल में चुरा कर ही रहूंगा। अजहर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिना किसी चीज के बारे में सोचे समझे सुबह के 4:30 बजे गांव की सुनसान गलियों से होते हुए दीपक के घर के पास जाने लगता है। आज तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, उन 9 गायों को मेरा होना ही होगा और मैं उन्हें आज की रात ही अपने पास ले जाऊंगा। इतनी सुबह सवेरे गांव की सड़कों पर कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर अजहर दीपक की 9 गायों को चुराकर बहुत ही शांति से और चालाकी से चला जाता है। तभी सरपंच की मां सुलोचना मंदिर की तरफ पूजा की थाली हाथ में लेकर जा रही होती हैं और अजहर के साथ दीपक की 9 गायों को देख लेती हैं। लेकिन तभी अजहर सुलोचना को देख लेता है। अरे रुक जा चोर, मैं तुझे इन गायों को चुराने नहीं दूंगी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तो तू सरपंच की माँ है। अब याद आया, फिर तो मुझे बहुत डरने की जरूरत है तुझसे। लेकिन अभी अभी मेरे मन में एक और सुंदर सा ख्याल आया है। क्यों ना इन 9 गायों के साथ तुझे भी अजहर की ये बात सुनकर सुलोचना को अच्छा नहीं लगता है। अजहर अपने पास पड़ा नुकीला औजार निकालकर सुलोचना पर वार करने जाता है, लेकिन तभी वहां पर दीपक का बेटा ऋषि पुलिस के साथ आ जाता है और कुछ ही देर में वहां पर दीपक, रमा, सरपंच, विक्रमजीत और बाकी गांव वासियों को भी बुलाया जाता है। हर कोई अजहर को सजा देना चाहता है। बेशरम आदमी, अरे तुम जैसे लोगों की हिम्मत भी कैसे होती है हमारी गायों को चुराने की? इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि इस जानवर जैसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इसने न सिर्फ मेरी 9 गायों को बल्कि माता जी के साथ भी बहुत बुरा किया है। वो तो शुक्र है कि मेरे औने पौने शेर की आंख खुल गई और इसने मुझे उठाया और मैं इस नालायक निर्लज्ज आदमी का पीछा करते हुए यहाँ आया और आपको फोन किया, वरना आज तो ये मेरी 9 गायों को और मेरी माता जी के साथ पता नहीं क्या करता। अंकल, पुलिस अंकल, इस चोर अंकल को छोड़ना नहीं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देना। इस तरह अजहर को जेल में कैद किया जाता है और दीपक अपनी 9 गायों की खूब हिफाजत करता है। पाखी का पति मिहिर और सास ससुर रंभा और मोहनलाल तीनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद पाखी विधवा बन जाती है। पाखी की छोटी बेटी आंचल तब सिर्फ 6 साल की होती है। घर में अब जेठ, जेठानी, राघव और मोनिका होते हैं और उनका 8 साल का बेटा पुष्कर। पति के जाने के बाद राघव और मोनिका दोनों जेठ जेठानी पाखी पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तभी जेठानी जी, मुझे भी मक्खन की टिक्की दे दीजिए ना, और जैम की बोतल भी। आंचल को भूख लगी है, उसे ब्रेड बटर जैम खाना है। पाखी बटर और जैम को हाथ लगाए उससे पहले ही मोनिका बटर जैम छीन लेती है और गुस्से से कहती है,
तुझे क्या लगा तू आराम से इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तू अब एक विधवा है और तेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तू एक विधवा बहू है और तेरे खर्चे उठाने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। पाखी, तुम्हें अगर आंचल के साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें या तो हमें हर महीने पैसे देने होंगे या फिर इस घर में नौकरानी की तरह काम करना होगा। राघव की ये बात सुनकर पाखी हैरान रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जेठ जी, जेठानी जी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विधवा हो गई तो मैंने हर चीज से अपना हक खो दिया क्या? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी। ये घर जितना आप दोनों का है उतना ही मेरा भी, और मेरी बेटी आंचल का भी। मोनिका पाखी के बाल नोचती है और कहती है, ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी जूती की नोक बनकर रहना होगा। चल जाकर काम कर। बेचारी पाखी दिन भर घर का पूरा काम करती और मोनिका महारानियों की तरह आराम फरमाती है। मोनिका पाखी को 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस लेने नहीं देती और लगातार कुछ न कुछ काम देती रहती। अरे ठीक से साफ कर, बेवकूफ कहीं की। हाथ में जान है कि नहीं? जी जेठानी जी। आंचल रोने लगती है और कमरे में अकेली होती है। तभी जेठानी जी, वो कमरे में आंचल अकेली है। मैं अभी उसे देखकर आई, कहीं खेलते कूदते कोई चोट ना आ गई हो उसे। खबरदार जो वहां गई तो चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। चल अच्छे से मालिश कर। मोनिका और राघव पाखी के कमरे को अब गेस्ट रूम बना देते हैं और उसे घर के आंगन में रहने को बोलते हैं। मोनिका जब पाखी और आंचल का सारा सामान घर के बाहर फेंक रही होती है तभी, जेठानी जी, आप मेरा और आंचल का सामान घर के बाहर क्यों फेंक रही हो? शुक्र मना कि तुझे और तेरी मनहूस बेटी को घर के बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे और आंचल के रूम को अब एक गेस्ट रूम में बदला जाए, इसलिए अब से तुम और आंचल दोनों भी घर के आंगन में रहोगी। लेकिन जेठानी जी। शट अप पाखी, ज्यादा बकर बकर मत करो वरना तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी के पति मिहिर के नाम की सारी जायदाद अपने पास हड़प लेते हैं और पाखी और आंचल को 1% का हिस्सा तक नहीं देते। जेठ जी, जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो हिस्सा आंचल और मेरा था। कम से कम वो मेरी आंचल के भविष्य के लिए तो काम आता। तुम अब एक विधवा हो। मिहिर के जाने के बाद तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर तो हमारी नौकरानी बनकर रहना है। खाना पीना घर ये तो सब तुम्हें दे ही रहा हूं, तो फिर जायदाद के हिस्से की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, नखरे हैं सब बस इस चुड़ैल के। कपकपाती हुई ठंड में पाखी और आंचल दोनों ही घर के आंगन में सोते हैं। वहीं अंदर राघव और मोनिका अपने बेटे पुष्कर संग कंबल ओढ़कर सोते हैं। त्योहार के दिन जब पाखी सफेद रंग की जगह लाल रंग की साड़ी पहनती है तभी, ओ हीरोइन, ये सब क्या है? तू भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति अब मर चुका है। तुम एक विधवा हो, और एक विधवा होते हुए भी तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग सुहागन का होता है और सफेद रंग एक विधवा का, समझी? लेकिन जेठानी जी, पड़ोस के रंजीत की भी बीवी को गए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरा रिश्ता भी आ गया है। वो तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तो फिर क्यों हमेशा एक औरत को ही इस समाज के उसूलों में और रीति रिवाजों में पिसना पड़ता है? क्योंकि वो एक मर्द है और तुम एक औरत, समझ गई? अब जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय लाओ। मास्टरनी की तरह जुबान चलाने दे दो बस इसे। दिन ब दिन मोनिका और राघव पाखी पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उसे और उसकी बेटी को तबीयत खराब होने पर भूखा मारते हैं। ये सब सोचकर एक रात पाखी अपनी बेटी आंचल संग अपना सामान लेकर बस पकड़कर दूसरे शहर चली जाती है। किसी और शहर में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसाती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वो पैसे कमाती है और आंचल को एक अच्छे स्कूल में भेजती है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो कलमुही। अच्छी भली नौकरानी थी फ्री फंड की, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए हैं। पाखी अब बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी को पालती और बड़े होकर आंचल एक डॉक्टर बनती है।
वहीं दूसरी तरफ राघव और मोनिका का बेटा पुष्कर अब गुनगुन नाम की एक लड़की संग शादी कर लेता है, लेकिन गुनगुन का स्वभाव बहुत ही लालची होता है। पुष्कर, तुम्हारे दोनों माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब वृद्धाश्रम में डाल दो प्लीज, और उनसे ना प्रॉपर्टी भी सारी की सारी हड़प लो। आगे चल के हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर है। तुम्हें कुछ पड़ी भी है कि नहीं? हाँ गुनगुन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुष्कर अपनी बीवी के भड़काने से भड़क जाता है और बूढ़े राघव और मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम जाने को कहता है। राघव और मोनिका अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकते हैं और वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तभी आंचल वहाँ आकर उन्हें बचाती है और अपने घर ले आती है। होश आने पर राघव और मोनिका देखते हैं कि वो पाकी के घर में हैं। हमें माफ कर दो पाकी। आंचल बिटिया, आज हमें पता चला कि हम कितने गलत थे। आज हमें हमारी खुद की औलाद ने ही घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आंचल ने बचा लिया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है पाकी, हमें माफ कर दो पाकी, माफ कर दो हमें। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। निराश मत होइए, पुष्कर नहीं लेकिन मेरी आंचल हम सबको संभालेगी। और इस तरह अतीत के सारे गिले शिकवे भूलकर पाखी राघव और मोनिका को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।